स्वागत है आपका। क्योंकि मैं डायरेक्ट स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि अब मैंने मंच की कमान संभाली है और मैं बीच से किसी को भी उठाऊंगा और ऐसे प्रबुद्ध जनों को उठाऊंगा जिनको आप सुन के ये मानेंगे कि जिंदगी कैसे बदलती है और बदलनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल क्या, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं आपको। हमारे यहाँ दाऊद अहमद सिद्दीकी हमारे मार्केटिंग का पूरा सेल्स का देखते हैं, आप हेड करते हैं। तो मैंने एक बार कहा, यार जूते कहाँ अच्छे मिलेंगे, अभी तो नहीं पहन रखा है मैंने। तो दाऊद भाई ने कहा कि एक ही आदमी है जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर और जो इंडिया में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। तो ये पहचान आगरा से चलकर इटली, जर्मनी, यूएस कहां कहां तक पहुंची और उसकी शुरुआत कहां से हुई, वो मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे। देखिए, आगरा जूते की नगरी है और आगरा की यूएसपी यहाँ की ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है। लंबा इतिहास है आगरा का जूतों के साथ में। बताया जाता है कि अकबर काल से जब भी राजधानी थी भारत की, तब से आगरा के जूतों का इतिहास बना। पहले मशक बनना शुरू हुई, लेदर का शोधन भी यही आगरा से शुरू हुआ। लेकिन ये जूता जो उद्योग था वो कहीं ना कहीं बड़े निचले स्तर पर माना जाता था और कोई सवर्ण जाति इसको हाथ नहीं रखती थी। हमारा परिवार विभाजन के बाद में पाकिस्तान से यहाँ आया, तो उस समय एक दिशा उससे पहले हमें मिल गई थी कि लाहौर में एक सबसे पहले एक दुकान खुली, बल्ले दी हट्टी। उसका बहुत विरोध हुआ कि हिंदुओं के करे जूते की कारोबारी, मत मारी बल्ले दी, मत मारी दल्ले दी। एक बहुत बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ बना, लेकिन उसने आंदोलन को रोकने के बजाय उसको हवा दी और बल्ले दी हट्टी वो फेमस हो गई। और कहीं ना कहीं जो सवर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने जूता का व्यापार करने में जो एक संकोच हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं छूटा। और जब यहाँ से यहाँ जब आए, जो आगरा में हमारा हुआ, तो आगरा में इस समय देखेंगे जूता उद्योग में आधे ये 70% 75% जो है वो उद्योग उन रिफ्यूजीज जो पहले वहाँ से आए उनके पास है। उसका असर ये हुआ कि आज जूता उद्योग एक आर्टिजन इंडस्ट्री नहीं कहलाता, एक अछूत उद्योग नहीं कहलाता। कि ऐसा समय था जब बैठने भी दिया जाता था जूता बनाने वाले को। आज मुझे आप मंच पर बैठा करके बात कर सकते हैं। आज ये $20 बिलियन की इंडस्ट्री बन गया। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी, मेरा ये मानना है, चाहे जूता बनाना हो, चाहे वो नाई का काम हो, चाहे वो धोबी का काम हो, या वो कोई जातियाँ नहीं थी, ये उनकी काम की पहचान थी। और जिसने पढ़ लिख करके इसको अपनाया और निश्चित रूप से उसने दिशा बदल दी। और वो आज ये मैं उदाहरण हूँ सामने कि जूता इंडस्ट्री से भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। 1977 में एक रिटेल से शुरुआत करके और आज विश्व के लगभग राइट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू कैरेबियन आइलैंड थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस सब जगह पर है। और 100% जो है अपना निर्यात नहीं है। कितना सपोर्ट एक्चुअली, आपने जैसा कहा कि लेदर इंडस्ट्री या जूता निर्माण जो आप करते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ की गवर्नमेंट की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल प्रशासन की तरफ से? सरकार का फोकस हमेशा इस इंडस्ट्रीज की तरफ है। मेनली जो फोकस है वो इस वजह से है कि ये कम पूंजी में सबसे ज्यादा रोजगार देता है और रोजगार भी जो एक जिसको कहते हैं एक जो शोषित वर्ग जो सबसे ज्यादा है, ये अल्पसंख्यक वर्ग, उसको सबसे ज्यादा रोजगार देता है। सरकार का हमेशा इस पर फोकस रहा है। और ये दूसरी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स में से रहा है। $6 बिलियन की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो सरकार का लगातार इस उद्योग पर फोकस है और बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए, मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए सरकार देती रही है, करती रही है।
अभी इसको PLI में भी जोड़ने का चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम में भी जोड़ने को चल रहा है। अभी इसको और ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए कि भारत के जूते की गुणवत्ता कैसे बढ़े और अपने देश प्रदेश के जो जूता है उस पर उसकी साख कैसे बने, उसके लिए QCOs भी लाए गए हैं, बस मैं वही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी लाए गए हैं, एक BIS मार्कअप वो भी लाया गया है। इनिशियल स्तर पर हो सकता है कुछ उसके विरोध हो, लेकिन निश्चित रूप से कि भारत के जूते की साख बढ़ाने वाले हैं। सवाल, क्योंकि आप बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इस आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और शिखर पे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या सुधार होने की आवश्यकता है इस श्रेणी में, क्या मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ा चैलेंज नहीं मानता, चैलेंज से ही अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी जो इस समय जो स्थिति देख रहे हैं कि अभी तक पिछले 2-3-4 दशक ऐसे हुए थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत नीचे स्तर पर चला गया था और हर कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट होने लगी थी। सरकार उस पर लगातार चिंतित और प्रयास कर रही है। पहले जहां चाइना से इंपोर्ट पर, जूते के इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी हुआ करती थी, वो 20% हुई, 25% हुई और आज 33% उस पर ड्यूटी लगी है। और ये जो QCOs लाए गए हैं, ये जो BIS लाइसेंस लेना वो किया गया है, जो मैंडेटरी किया गया है, वो भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है कि इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ बहुत लो क्वालिटी का शू जो इंपोर्ट होता था उसको कैसे रोका जा सके, उसको BIS का, फॉरेन कंपनी को भी BIS का लाइसेंस लेना होगा, BIS के लाइसेंस के साथ में उसको जो टेस्ट है यहाँ वो सारे पास करने होंगे। इस पर लगातार ये प्रयास चल रहे हैं। जो अभी तक हम कहीं ना कहीं महसूस करते थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर है। एग्जीबिशंस के लिए जब हम बाहर विदेशों में जाया करते थे तो हम लोगों को फेयर्स के लिए अपना माल बेचने के लिए, कि इटली के फेयर्स हो, जर्मनी के फेयर्स हो, या चाइना का फेयर हो, या हांगकांग का APLF फेयर हो, कैंटन फेयर हो, शंघाई फेयर हो, या US के लॉस वेगास में मैजिक फेयर, इन फेयर्स में जाना पड़ता था। आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास पहले जो प्रगति मैदान था अवश्य, लेकिन वो कहीं उस स्तर पर नहीं था। आज हमको गर्व होता है जब हम यशोभूमि को देखते हैं या भारत मंडपम को देखते हैं, तो हम लोगों का अभी ये प्रयास है पूरा कि अब हमको विदेशी फेयरों में नहीं जाना। क्या बात है कि देश में फेयर लगाने हैं, बड़े से बड़े फेयर लगाने हैं, लार्जेस्ट फेयर लगाने हैं। अभी हम 3 दिन पहले ही ये प्रॉमिस करके आए हैं कि लार्जेस्ट फेयर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में लगेगा, यशोभूमि में लगेगा। पहले साल हम 2 से 3 हज़ार का टारगेट है जो एग्जीबिटर्स वहाँ हो। हमको कहीं ना कहीं अब दिशा को बदलना है। अगर कहीं डेस्टिनेशन, अगर वर्ल्ड आपकी तरफ देख रहा है कि एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में, China +1 के रूप में देख रहा है, और जितनी भी वर्ल्ड की हम लोग इकोनॉमिक एजेंसीज हैं उनके सर्विस को देखें, हम भारत की बात नहीं करते कि हमारा देश, हमारा लक्ष्य क्या है, उन सारी एजेंसीज कहती है कि ये पूरी शताब्दी भारत की है। क्या बात है? ये डिकेड ही नहीं, ये पूरी शताब्दी भारत की है। तो कहीं ना कहीं हमको गति पकड़नी है, तो गति पकड़ने के लिए एक विजन के साथ में आगे बढ़ना होगा। उसमें मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं पीछे नहीं है, और औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, चाहे हमारी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट हो या विभिन्न औद्योगिक संस्थाएं हैं, हमारी आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर है, हम मीट एट आगरा 2007 से लगाते चले आए हैं। उसका फायदा ये हुआ है कि आगरा की देश की गुणवत्ता भी बढ़ी है, और गुणवत्ता के साथ साथ जो 2007 में हमारा एक्सपोर्ट था उससे हम 3 गुना 4 गुने एक्सपोर्ट पर पहुंचे हैं। और ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि आगरा देश की जो जूता का निर्यात है उसमें 25% हिस्सा रखता है, और जो डोमेस्टिक हमारी कंजम्पशन है उसका 65% हिस्सा रखता है। ये लगातार गुणवत्ता के कारण है और एक छाप अपनी बनाई है। मुझे लगता है कि इस तरह के उद्योग, जिस तरह जो लेबर ओरिएंटेड उद्योग है, जो आम आदमी के ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारा अपना देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग इस देश में है। पूरा वर्ल्ड भारत को ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में ही नहीं, मार्केट के रूप में भी देखता है, क्योंकि जिस तरह से एक मिडिल क्लास हमारे यहाँ बढ़ रही है, और मिडिल क्लास भी लगभग 30 करोड़ की संख्या पार कर चुकी है, जो एक अमेरिका के बराबर है। आज अमेरिका
को एक कंज्यूमर गुड्स की मार्केट के रूप में देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। भले ही पॉपुलेशन 3% हो, 24% कंजम्पशन करती है। हमारा फोकस है कि उस मार्केट में हम अपनी पैठ बहुत बढ़ाएं। अगर जहाँ तक जूते की बात करें, अभी हमारा शेयर मात्र 1.5% का शेयर उस मार्केट में है, और जबकि चाइना का शेयर 70% से ऊपर है। और चाइना, वियतनाम, ताइवान और उसके आसपास के कंबोडिया, इसको मिला लें तो करीब 80 से 90% शेयर अभी चाइना रखता है। बहुत सारी संभावनाएं न केवल जूता उद्योग में, ये जो चाहे वो हमारा टेक्सटाइल हो या टॉयज हो या कंज्यूमर गुड्स जितनी है, उसमें इतनी संभावनाएं हमारे पास है। यदि युवा ये समझ ले कि एजुकेशन का अर्थ नौकरी नहीं है, सिर्फ अगर नौकरी की तरफ भागता है तो मात्र 7.3% जॉब्स हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, सब मिलाकर के। 92% को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा अगर वो सिर्फ नौकरी की तरफ दिखता है। उसे उद्यमी बनना है। हमारी जो पुरानी कहावतें हैं, उत्तम खेती, मध्यम वाहन, निश्चित चाकरी, भीख समान, तो अगर हम भीख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं खराब है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण ने माना है, और आर्थिक सर्वेक्षण ने जो इस बात जो दिशा दी है, जिस तरह से हमारी शिक्षा को उद्योगों के साथ में लगातार जो जोड़ने का भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज में छोटे से छोटा भी जो अपनी एजुकेशन लेके गया है। मुझे लगता है कि बिफोर ग्रेजुएशन, इंटर के बाद में हर व्यक्ति को 1 साल की इंटर्नशिप देनी चाहिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर में करे या ट्रेड में करे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करे, कहीं ना कहीं 1 साल की इंटर्नशिप देना बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए अगर जाता है, मैनेजमेंट के लिए जाता है, तो बेहतर मैनेजमेंट को भी समझ पाएगा, बेहतर काम कर पाएगा। इस दिशा में इस ये जो बजट है इस बार का, और इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत पहल हुई है। अगर इसका कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन सही ढंग से हुआ तो निश्चित रूप से बेरोजगारी घटेगी। जो इस बार जो रिजल्ट आए हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता था तो बेरोजगारी पर उठता था, उस दिशा में मुझे लगता है कि अब काम किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया बेरोजगारों के लिए। और अमरीश जी बैठे हैं, आपने मैसेज दिया है कि इंटर्नशिप जरूरी है। आपका तो कॉलेज है, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि आगरा की पहचान जब जिक्र होता है तो ताजमहल का होता है, लेकिन फिक्र चमड़े की जाती है। तो जिक्र और फिक्र में ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। ये दोनों अगर समान चलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कुछ धन्यवाद चित्र जी, मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हालांकि बहुत कुछ उद्योगों पर हम लगातार करते चले आए हैं। अभी स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव भी किया था हम लोगों ने मीट एट आगरा के माध्यम से भी हम सेमिनार्स वगैरह लगातार करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब युवाओं को एक नई दिशा मिलने वाली है। उनको उद्योगों की तरफ ही जाना होगा, उनको जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। एजुकेशन के बाद में भी अगर जॉब की उनको भीख मांगनी पड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एजुकेशन अधूरी है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ थे आप। और मैं रंजना, ओवर टू यू। और आपसे गुजारिश होगी कि आप मंच पर बने रहें। और शिशिर जी, सबसे पहले आप युवराज अंबर जी को सम्मानित करें, और पूरन डाबर जी को भी मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी। प्लीज आप भी आएं। और साथ ही साथ महंत राजू दास जी को हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें भी सम्मानित करने के लिए, वेलकम करने के लिए शिशिर जी से गुजारिश होगी। तो जोरदार तालियां। तो जाहिर तौर पर इस सेशन के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाया गया, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ अब मैं समीर भाटी जी को भी बुलाना चाहूंगी। समीर जी, आप भी मंच पर आए और स्वास्थ्य किचन देकर सम्मानित करें। तो मंच पर प्लीज महंत राजू दास जी, प्लीज आप भी मंच पर आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए आप सभी। और समीर भाटी जी, डॉक्टर समीर भाटी जी, जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और स्वास्थ्य किचन देकर सम्मानित कर रहे हैं। स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जो कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं।